जब आप कोई शेयर बाय करते हो तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, क्या आपको इसके बारे में पता है? अगर पता है तो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जो है फटाफट मेंशन कीजिए। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम आपको यही चीजें बताने वाले हैं कि जब आप कोई भी शेयर को बाय करते हो या सेल करते हो तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में बिहाइंड द सीन्स क्या क्या चीजें चल रही होती हैं, इसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता लगने वाला है। अब सपोज करते हैं कि 1 जनवरी 2022 को, सपोज करते हैं कि वो उस दिन मंडे था और उस दिन आपने कोई भी शेयर में बाइंग करने की सोची। मान लो विप्रो में आपने 10,000 रुपए लगाने की सोचे। तो अब जब आपने 10,000 रुपए मंडे को 1 जनवरी 2022 को लगाए तो उसके बाद वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में कब आएंगे, क्या उसका प्रोसीजर चलता है, कब वो ब्रोकर के पास जाते हैं, ये सब चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि आपने 1 जनवरी 2022 को 10,000 रुपए के विप्रो के शेयर्स खरीदे। सबसे पहले तो जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन करी उस दिन को कहते हैं टी डे। उसके बाद आपके जो भी एप्लीकेबल चार्जेस बनते हैं वो लगाने के बाद वो आपका पैसा जो है वो डीमेट अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। और ये जो भी एप्लीकेबल चार्जेस होते हैं ये लगते हैं पूरी टर्नओवर पर। और इस केस में जो हम अभी सपोज करके चल रहे हैं, इस केस में आपकी टर्नओवर हुई 10,000 रुपए की, क्योंकि आपने 10,000 रुपए के विप्रो के शेयर्स लिए। और जो भी चार्जेस लगते हैं ना, वो चीज का ध्यान रखना कि वो पूरी टोटल टर्नओवर पर लगते हैं। और इस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपए की टर्नओवर हुई। अब पैसे तो आपके डीमेट अकाउंट से निकल गए, लेकिन क्या आपको शेयर्स मिले? नहीं, अभी नहीं मिले आपके शेयर्स। अभी आपके डीमेट अकाउंट में कोई भी शेयर नहीं आए होंगे। हाँ, आपको शो जरूर हो सकता है कि आपने आज ये शेयर बाय करे, बट वो अभी आपके डीमेट अकाउंट में सेटलमेंट नहीं हुई है। उसके बारे में क्या होगा, ये सब चीजें हम अभी आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको शाम तक जो है ना एक मेल आएगा जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट, जिसमें आपको पूरी डिटेल्स ट्रांजेक्शन की जो भी आपने करी है ना, विप्रो के 10,000 रुपए के शेयर लिए हैं, उस पूरी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स आ जाएंगी। क्या क्या आपने कितने शेयर बाय करे, किस रेट पर बाय करे, क्या आपके चार्जेस लगे, ये सब चीजें जो है आपकी मेल आईडी पर शाम तक आ जाएगी। और इसे आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी संभाल कर रख सकते हैं। अब जिस दिन हमने ट्रेड किया उस दिन को तो मैंने आपको बता दिया कि उस दिन को कहते हैं ट्रेड डे, यानी कि 1 जनवरी 2022 हुआ आपका ट्रेड डे। अब नेक्स्ट डे 2 तारीख को जो कहते हैं वो होता है हमारा T+1 डे। और उस दिन क्या होता है, उस दिन आपके पैसे जो है एक्सचेंज के पास भेज दिए जाते हैं। यहां से आपकी सेटलमेंट जो है ब्रोकर की साइड से काम कर दिया जाता है। जो भी पैसे थे वो एक्सचेंज को भेज दिए जाते हैं। अब आगे का प्रोसेस जो है वो एक्सचेंज का होता है कि एक्सचेंज आपको वहां से शेयर ट्रांसफर करेगा। वो सबसे पहले आपके ब्रोकर के अकाउंट में करेगा और फिर ब्रोकर जो है आपके डीमेट अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करता है। हालांकि अभी आपके पास शेयर्स आए नहीं है, लेकिन हाँ, आप उन्हें सेल जरूर कर सकते हो। और इस जो आपने 1 तारीख को बाय करा और सेकंड वर्किंग डे यानी कि 2 तारीख को आपने सेल कर दिया, उस प्रोसेस को, उस जो ट्रांजेक्शन होती है उसे हम कहते हैं BTST, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। ये वाली चीजें जो है आप ट्रेड टू ट्रेड वाले सेक्शन में नहीं कर सकते। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो एंड तक वीडियो को ये पूरा जरूर देखना, क्योंकि ट्रेड टू ट्रेड एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। और अगर आप मार्केट में एक फ्रेश स्टार्ट करने की सोच रहे हो ना, तो आई सजेस्ट यू कि अभी आप BTST की तरफ ध्यान ना दें। अभी आप सिर्फ जो है इन्वेस्टमेंट की साइड और स्विंग ट्रेडिंग की साइड पर ध्यान दें, वही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। BTST और इंट्राडे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अभी फिलहाल आप इस चीज को छोड़ के भी चल सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की चीजें होती हैं जिसमें आपको प्रॉफिट और लॉस भी काफी ज्यादा हो सकता है। और उसमें आपको जो दिमाग का प्रेशर होता है ना, वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो ना, अभी आप इसमें स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर हो या करने की सोच रहे हो, तो अभी आप BTST, इंट्राडे, ये सब चीजों के बारे में आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अभी आप सिर्फ कैश में डिलीवरी बेसिस पर स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान दीजिए। तो चलिए, हमने टी डे और T+1 डे के बारे में बात कर ली। अब आता है T+2 डे, यानी कि जिस दिन आपकी एक्सचेंज में सेटलमेंट हो जाएगी। जब आपके पैसे T+1 डे वाले दिन एक्सचेंज के पास पहुंच गए, तो T+2 डे वाले दिन जो है, यानी कि जिस दिन आपने ट्रेड किया उसके 2 वर्किंग डेज बाद, यानी कि इस केस में हुआ 1 तारीख को आपने ट्रेड किया, T+2 डे हुआ यानी कि 3 तारीख को, 3 जनवरी 2022 को जो आपका तीसरा वर्किंग डे था, उस दिन जो है आपके जो भी शेयर्स, जितने भी आपके एप्लीकेबल शेयर्स बनते हैं या जो आपने शेयर्स बाय करे हैं, वो एक्सचेंज की साइड से रिलीज हो जाएंगे और वो आपके ब्रोकर के अकाउंट में आ जाएंगे और ब्रोकर से आपके अकाउंट में चले जाएंगे। तो आपके जो शेयर्स आएंगे वो आएंगे T+2 डे वाले दिन। और वो भी, ये भी चीज का ध्यान रखना कि T+2 डे वाले दिन के एंड होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में जो है शेयर सेटल होते हैं। तो यानी कि आपके डीमेट अकाउंट में जब भी वो शेयर नजर आएंगे ना, तो वो आएंगे तीसरे वर्किंग डे पर, यानी कि जिस दिन आपने ट्रेड किया उसके नेक्स्ट दिन आपके पैसे निकले, ब्रोकर के एक्सचेंज के पास पहुंचे। तीसरे दिन ब्रोकर से, या सॉरी,
एक्सचेंज से आपके जो शेयर्स थे वो ब्रोकर के और ब्रोकर से आपके पास आए, और उसके बाद वो प्रोसेस होता है हमारा T+2 डे के एंड पर, और उसके बाद आपके जो अकाउंट में सेटल होते हैं वो होते हैं T+3 डे से। और ट्रेड टू ट्रेड में यही चीजें काम आती हैं कि उस जो भी शेयर ट्रेड टू ट्रेड वाले सेगमेंट में होगा, उन शेयर्स को जो है आप अगले ही दिन यानी कि BTST नहीं कर सकते, बाय टुडे करके सेल टुमारो नहीं कर सकते। उसमें आपकी जो बिकवाली होगी वो आपकी तभी होगी जब आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर सेटल हो जाएंगे। में कोई भी आपको शेयर ट्रेड टू ट्रेड का मिला तो उसमें अगर आपने 1 जनवरी 2022 को बाय करा ना, तो उसे आप बेच सकते हो 4 जनवरी 2022 को ही, क्योंकि चौथा वर्किंग डे पर ही हमारे को वो शेयर की सेलिंग देखने को मिल सकती है। ट्रेड टू ट्रेड का मतलब ही ये होता है कि आप उन शेयर्स को में तभी ट्रेड कर सकते हो जब उनकी डिलीवरी यानी कि वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में होंगे, तभी आप किसी भी शेयर में बाय कर सकते हो या किसी भी शेयर को सेल कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल इसका उल्टा करते हो यानी कि आप पहले सेलिंग करते हो, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपने सेलिंग करी, मान लो आपने 5 तारीख को सेलिंग करी, और ये हम पूरा वर्किंग डे लेकर चल रहे हैं कि 5 फरवरी 2022 को सपोज कीजिए मंडे था, उस दिन आपने शेयर में सेलिंग करी। शेयर सेल करते ही उसी टाइम आपके शेयर जो है ना वो ब्लॉक हो जाएंगे, और आप जो उन शेयर्स को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते किसी और पर्पस के लिए। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही दिन एंड होगा ना, यानी कि 3:30 बजे के बाद वो शेयर्स आपके निकलकर ब्रोकर के पास चले जाएंगे, और ब्रोकर जो है अपने जो भी आपके शेयर्स मिले हैं ना, जो भी आपने शेयर सेल करे हैं, वो सारे पहुंच जाएंगे एक्सचेंज के पास। और एक्सचेंज क्या करेगा, T+1 डे वाले दिन, जिस दिन आपने ट्रेड करा 5 फरवरी को, उसके नेक्स्ट वर्किंग डे यानी कि इस केस में हम 6 तारीख को मान के चलते हैं, तो 6 तारीख को आपके सारे पैसे जो है एक्सचेंज की साइड से वहां पे वेरिफिकेशन होगी कि आपके शेयर जो है वो रिसीव हो गए हैं, और T+2 डे वाले दिन वो आपके पैसे रिलीज कर देगा ब्रोकर के अकाउंट में, और ब्रोकर से जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इस पूरे केस में जब भी हमने शेयर बाय करा या सेल करा, उन पूरे केसेस में जो है हम सीधा एक्सचेंज के साथ डील नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें चाहिए ब्रोकर। और अगर अभी तक आपने किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला, तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ टॉप ब्रोकर्स के लिंक मिलने वाले हैं, उन पे जाकर आप किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और आज ही अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको किसी ट्रेडिंग टर्मिनल के बारे में सीखना है तो लास्ट वीडियो में मैंने अपस्टॉक्स के ट्रेडिंग टर्मिनल के बारे में आपको सिखाया था कि कैसे आप उसमें कोई भी शेयर को ऐड कर सकते हो, कैसे हम वॉच लिस्ट में किसी भी शेयर को ऐड कर सकते हैं, किसी भी शेयर में बाय कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ये सब चीजों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो अगर आप ट्रेडिंग टर्मिनल को समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप जो है इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग टर्मिनल से, हालांकि सारे ट्रेडिंग टर्मिनल जो है 1-2 पॉइंट्स के अलावा सारे ट्रेडिंग टर्मिनल में जो टर्म्स होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। तो आप इस वीडियो को देख करना, सारे किसी भी ब्रोकर के पास आपका डीमेट अकाउंट हो या खुलवाने की सोच रहे हो ना, तो इस वीडियो को देख के आप ट्रेडिंग टर्मिनल में जितनी भी यूनिट्स, जितनी भी टर्म्स आती है ना, लिमिट प्राइस क्या हो गया और हाई क्या हो गया, लो क्या हो गया, ओपन क्या हो गया, ये सब चीजों के बारे में आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हो, सीख सकते हो। पहले तो मैंने सोचा था कि आज की वीडियो में ना मैं सिर्फ आपको ये बेसिक जो भी बिहाइंड द सीन्स मार्केट में चलता है ना, इसके बारे में समझाकर आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक रखूंगा। बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये बेसिक्स वाली चीजें जो है ना काफी लंबी जाती जा रही है, और जो लोगों का जिस चीज के लिए लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, हम उस टॉपिक तक जो है ना पहुंचने में लेट होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपका ये बेसिक वाला जो भी सेगमेंट है ना वो बिल्कुल खत्म कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए अब हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में और समझते हैं कि मार्केट में आपको कुछ बेसिक टर्म्स और कौन कौन सी सीखने को, देखने को मिल सकती हैं। जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस हो गए, अब कॉर्पोरेट एक्शन में भी काफी सारी चीजें होती हैं। तो चलिए अब हम इन सेगमेंट्स को समझते हैं, इन टर्म्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो ये एक इनिशिएटिव होता है कंपनी की साइड से अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का, यानी कि उनको कुछ गिफ्ट देने का, उनको कुछ बोनसेस देने का, कुछ और किसी भी टाइप में जो है उनको बेनिफिट पहुंचाने का। इससे ना सबसे पहली चीज होती है कि एक तो हमारे को उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है, और उसके अलावा कुछ हद तक हम उसमें ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें उन शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफी हद तक हम इसके ऊपर भी डिसीजन ले सकते हैं कि जैसी जितनी अच्छी कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस होंगे ना, उस हिसाब से उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना में ज्यादा फायदा होने वाला है या नुकसान। तो चलिए इस वीडियो में हम टॉप 5 जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं ना, टॉप 5 टर्म्स जो होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहला कॉर्पोरेट एक्शन होता है डिविडेंड्स का। डिविडेंड्स यानी कि अपने शेयर होल्डर्स को अपने शेयर का कुछ हिस्सा एज अ रिवॉर्ड, एज अ डिविडेंड देना। यानी कि मान लीजिए मैंने किसी शेयर में, सपोज कीजिए मैंने विप्रो में 600 रुपए का एक शेयर चल रहा है,
और विप्रो की कंपनी ने अनाउंस किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर जो भी उनकी मीटिंग होती है उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपनी फेस वैल्यू पर 10% का डिविडेंड दे रहे हैं। अब मान लो कि विप्रो की फेस वैल्यू है 10 रुपए की, तो 10% 10 रुपए का हुआ यानी कि 1 रुपए। 1 रुपए पर शेयर जो है विप्रो वाले हर कंपनी, हर उसके शेयर होल्डर को, मान लो मेरे पास 10 शेयर पड़े हैं तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे, आपके पास मान लो 100 शेयर पड़े हैं तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। ये एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है। जब भी कंपनी प्रॉफिटेबल होती है ना, उसमें वही कंपनी जो है डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को देती है। ज्यादातर केसेस में वो कंपनीज डिविडेंड देती हैं जिनके प्रॉफिट जो है काफी अच्छे चल रहे होते हैं और वो कुछ रिजर्व रखने के बाद चाहती है कि वो प्रॉफिट जो है अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, उनके साथ शेयर किए जाएं। तो वो शेयर जो है, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो डिविडेंड्स के रूप में शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाता है। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनको नुकसान हो रहा होता है बट उनके पास एक हेल्दी कैश रिजर्व पड़ा होता है, तो उसमें से भी वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होगी और काफी सारी आपको गवर्नमेंट कंपनीज में इस टाइप की सिचुएशन, इस टाइप का सिनेरियो देखने को मिलता है। अब ऐसा थोड़ी कि आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया और उस कंपनी के जो भी डिविडेंड्स होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे या उन बेनिफिट्स, उन डिविडेंड्स का जो है आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्वार्टरली बेसिस पर भी हमारे को डिविडेंड देखने को मिलते हैं और ईयरली बेसिस पर भी। क्वार्टरली बेसिस के जो हम डिविडेंड होते हैं उनको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड, और जो भी ईयरली बेसिस के हिसाब से जो डिविडेंड देखने को मिलते हैं उन्हें कहते हैं हम फाइनल डिविडेंड्स। और बीच बीच में कभी कभार कंपनीज जो है स्पेशल डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को गिफ्ट कर देती हैं। तो चलिए, जैसे ही कोई मीटिंग होती है ना, मान लीजिए रिलायंस ने अपनी मीटिंग करी कि मैं मानता हूं कि मेरी 10 मार्च की डेट है, उस दिन जिस भी शेयर होल्डर, जो भी मेरा शेयर होल्डर होगा ना कंपनी का, रिलायंस की कंपनी के शेयर जो है उसके डीमेट अकाउंट में होंगे, वही लोग जो हैं उस डिविडेंड का फायदा उठा सकते हैं। यानी कि उन्हीं लोगों को 10 मार्च की डेट पर जिन लोगों के पास रिलायंस के शेयर्स होंगे, सेटलमेंट होंगी यानी कि डीमेट अकाउंट में होंगे, तो ये जो 10 तारीख हुई ना, 10 मार्च 2022 की जो डेट हुई, वो हुई कंपनी की, रिलायंस की कंपनी की जो है रिकॉर्ड डेट। डिविडेंड देने के लिए रिकॉर्ड डेट होती है। अब रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले यानी कि 2 वर्किंग डेज पहले आपको उन शेयर्स में, अगर आपने डिविडेंड का फायदा उठाना है ना, तो आपको 2 दिन पहले जो है उन शेयर्स को अपने डीमेट अकाउंट में रखना होगा, यानी कि उन शेयर्स की परचेजिंग करनी होगी। मान लो अब 10 तारीख को बुधवार था, उस दिन की हो गई हमारी रिकॉर्ड डेट। अब 8 तारीख को सपोज कीजिए मंडे 2022, 8 मार्च 2022 को होगा मंडे, और उस दिन भी एक वर्किंग डे है, तो आपको अपने शेयर्स की ट्रांजैक्शन जो है, अगर आपने 8 मार्च 2022 तक वो शेयर खरीद लिए ना, रिलायंस का शेयर खरीद लिया, तो उसका डिविडेंड का फायदा जो है आपको मिल सकता है। अगर आपने 9 तारीख को खरीदे ना, क्योंकि उसकी सेटलमेंट जो है 2 दिन बाद होती है, जैसा कि अभी हमने सीखा कि सेटलमेंट कब होती है, तो ये सेटलमेंट वाला प्रोसेस जो है ना, हमारे को ये डिविडेंड, बोनसेस, स्प्लिट्स में ये सब चीजों में देखने को मिलता है। तो ये चीज 8 मार्च की हुई हमारी एक्स डेट, जिस दिन पर आखिरी जो शेयर होल्डर है, जो भी इस डिविडेंड का फायदा उठाना चाहता है, वो 8 मार्च 2022 तक अगर वो शेयर परचेज कर लेगा तो उसको इन डिविडेंड्स का जो है फायदा हो सकता है। अदरवाइज अगर आपने 9 तारीख को भी शेयर परचेज करा ना रिलायंस का, तो ऐसा मत समझिए कि आपको उन डिविडेंड्स का फायदा होने वाला है। उसके बाद जब आपने 8 तारीख को शेयर परचेज कर लिए, फिर आती है एक पे आउट की डेट, यानी कि 10 तारीख तक जिन भी शेयर होल्डर्स को, जो भी शेयर होल्डर्स के पास रिलायंस का शेयर होगा, तो उन शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड का फायदा होने वाला है। और ये थोड़ी कि डिविडेंड का फायदा आपको 10 तारीख को होना है, 10 तारीख की रिकॉर्ड डेट है तो उसी दिन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रिकॉर्ड डेट और जो पे आउट की डेट होती है वो दोनों अलग अलग होती हैं। सबसे पहले तो डिविडेंड आता है आपके बैंक अकाउंट में, वो डीमेट अकाउंट में सेटल नहीं होता, वो आता है आपके बैंक अकाउंट में, जो भी आपके ब्रोकर के थ्रू जो बैंक अकाउंट लिंक है ना, उस बैंक में वो आपके पैसा चला जाएगा। और पे आउट की डेट होती है, तो मान लीजिए 10 मार्च 2022 की इस केस में जो थी रिकॉर्ड डेट थी, और पे आउट डेट जो कंपनी है वो 5-10 दिन बाद की भी दे सकती है। सपोज कीजिए 23 मार्च 2022 की जो है उसकी पे आउट की डेट आई, यानी कि 10 तारीख को जिसके पास भी वो शेयर होगा रिलायंस का, वो एलिजिबल होगा डिविडेंड पाने के लिए, और उस बंदे को, उस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलेगा वो मिलेगा 23 मार्च 2022 को। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं कि जब डिविडेंड के लिए डिक्लेरेशन हुई, उसके बाद रिकॉर्ड डेट होती है, फिर होती है एक्स डेट, और उसके बाद आती है डिविडेंड की पे आउट डेट। इसके बाद जो सेकंड कॉर्पोरेट एक्शन आता है वो आता है बोनस इशू, यानी कि कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देती है। मान लो मेरे पास जैसे हाल ही में बीएससी का बोनस आया हुआ है, और उसने हर एक शेयर पर 2 एक्स्ट्रा शेयर देने का वादा किया हुआ है, यानी कि 2 एक्स्ट्रा शेयर जो है
बोनस के रूप में आपको बीएससी के शेयर होल्डर्स को मिलने वाले हैं, और मान लो मैंने 10 शेयर बीएससी के होल्ड कर रखे हैं, तो मुझे एक रिकॉर्ड डेट जो आएगी, रिकॉर्ड डेट पर अगर मेरे पास बीएससी का शेयर होता है, जैसे अभी हमने डिविडेंड में देखा ना कि एक्स डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट क्या होता है, उसके बाद कब बोनस आएगा, पे आउट की डेट होती है, वो सब चीजें जो है ऐसा ही काम आपको बोनस और स्प्लिट्स में देखने को मिलने वाला है। और 5 तारीख हुई हमारी रिकॉर्ड डेट, तो उस हिसाब से आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ। अब सपोज करो कि 5 तारीख को है मंडे, तो आप मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि हमारी एक्स डेट कौन सी होती है, बोनस अगर हमारे को लेना है, अगर हमने बीएससी के बोनस का फायदा उठाना है तो हमारी एक्स डेट कौन सी होती है। अपने आंसर जो है मेंशन कीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आपको भी क्लियरिटी होनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर से अपना क्वेश्चन जो है रिवाइज कर देता हूं, दोबारा एक बार बोल देता हूं कि 5 मार्च 2022 जिस दिन मंडे पड़ रहा है वो है हमारी बीएससी के इशू की, बोनस इशू की जो है रिकॉर्ड डेट है। तो अब आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि बीएससी के अगर हमारे को बोनस का फायदा उठाना है तो हमारे को रिकॉर्ड डेट से पहले जो एक्स डेट आती है, एक्स डेट कौन सी होने वाली है। और अगर हम ये सोच के चलते हैं कि मंडे टू फ्राइडे कोई भी छुट्टी नहीं आने वाली, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस बीएससी के बोनस इशू के लिए एक्स डेट क्या होने वाली है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इसके बारे में, इसकी सेटलमेंट कैसे होती है। मान लो 5 मार्च को बोनस की रिकॉर्ड डेट होगी। अब उस टाइम सपोज कीजिए कि कंपनी का बीएससी का शेयर जो चल रहा था वो 3000 रुपए चल रहा था, और उसने बोला है कि जिस भी शेयर होल्डर के पास एक शेयर होगा मैं उसे 2 एक्स्ट्रा शेयर दूंगा। अब 2 एक्स्ट्रा शेयर देंगे तो वो अपने पास से तो कोई भी कंपनी नहीं देती। उसमें क्या होगा, आपका जो शेयर का प्राइस है ना, सपोज कीजिए उस दिन पर वो 3000 रुपए चल रहा है, तो उसके बाद जब एक शेयर के आपको 2 एक्स्ट्रा शेयर मिले, यानी कि अब एक शेयर होल्डर के पास हो गए 3 शेयर, तो उसका जो प्राइस है जो 3000 रुपए चल रहा था ना वो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, यानी कि अब उस शेयर का प्राइस जो है वो 1000 रुपए हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें कि बोनस में आपकी जेब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको किसी भी टाइप का फायदा नहीं होने वाला, लेकिन ये कंपनी इसलिए करती है ताकि उनकी जो लिक्विडिटी है वो ज्यादा हो जाए। अब कोई बंदा जो है वो शेयर 3000 का नहीं लेना चाहता, लेकिन वो 1000 रुपए के शेयर को अफोर्ड कर सकता है। तो जो पहले 3000 के शेयर को नहीं ले पा रहा था, अब वो बीएससी के बोनस देने के बाद जो है वो अपना 1000 रुपए के बजट में आ गया और वो शेयर में आप दोबारा से ट्रेडिंग कर सकता है। तो बोनस में आपको एक रियल टर्म में कोई भी फायदा नहीं होता, सिर्फ ये मार्केट में उस शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए होता है। इसके बाद इसी से कुछ रिलेटेड कंसेप्ट है, वो है स्टॉक स्प्लिट का, कि स्टॉक जब स्प्लिट होता है बोनस की तरह ही स्टॉक स्प्लिट का भी यही काम होता है, लिक्विडिटी बढ़ाने का। सबसे पहले मैं आपको एक ये चीज बताऊं कि बोनस और स्प्लिट में क्या फर्क होता है। बोनस में आपकी फेस वैल्यू, मान लो एक शेयर की 10 रुपए की फेस वैल्यू है तो वो 10 रुपए की ही रहेगी, बस शेयर की वैल्यू जो है 1000 रुपए की 3000 की जगह इस केस में हमने 1000 रुपए का हो गया। एक पे 2 शेयर मिले तो अब वो शेयर का प्राइस जो है डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। लेकिन स्प्लिट में क्या होता है, स्प्लिट में ये चीज होती है कि स्प्लिट का मतलब होता है कि वो एक शेयर को 2 पार्ट में, 2 हिस्सों में डिवाइड करना। और सपोज करो कि टीसीएस ने अपने स्टॉक में स्प्लिट के लिए अनाउंस किया। अब स्प्लिट का क्या मतलब होता है, सपोज कीजिए कि टीसीएस की फेस वैल्यू जो थी वो 10 रुपए की थी, बोनस में भी 10 रुपए की थी और इसमें स्प्लिट में भी 10 रुपए की थी। अब क्या होता है, बोनस में तो फेस वैल्यू सेम रहती है, लेकिन स्प्लिट में फेस वैल्यू भी डिवाइड हो जाती है। अब मान लो उसने टीसीएस ने कहा कि जिस भी कंपनी के पास एक शेयर है मैं उसे एक शेयर और देता हूं, यानी कि जो उसका एक शेयर पड़ा है अब वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 में डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी फेस वैल्यू जो पहले 10 रुपए की फेस वैल्यू थी अब वो भी 2 में डिवाइड हो जाएगी और वो भी फेस वैल्यू 5-5 रुपए की हो जाएगी। और इस केस में भी बिल्कुल वैसे ही होता है, वही हमारी रिकॉर्ड डेट होती है, वही हमारी उसी हिसाब से एक्स डेट आती है, पे आउट की डेट भी ऐसे ही होती है। और उसके अलावा जो डिक्लेरेशन है ये सब चीजें तो हमारे को जनरल मीटिंग में ही देखने को मिलती हैं। और स्प्लिट में भी वही चीज होती है जैसी बोनस में होती है। बोनस में भी हमारा एक शेयर का प्राइस जो था वो 3 से डिवाइड हो गया, और स्प्लिट भी है। मान लीजिए टीसीएस ने 1 पे 1 स्प्लिट किया, यानी कि टीसीएस ने अपने शेयर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब 2 हिस्सों में बांट दिया तो मान लो कि टीसीएस चल रहा है 4000 का, तो अब उसका शेयर का प्राइस जो है वो भी अब 2000 का इधर और 2000 का इधर, यानी कि उसमें भी आपको रियल टर्म में कोई फायदा नहीं होने वाला। बस बोनस और स्प्लिट दोनों ही ना लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए लाए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स या ट्रेडर जो है इन शेयर्स में ट्रेड कर सकें। इसके बाद जो फोर्थ हमारे कॉर्पोरेट एक्शन होता है वो है राइट्स इशू का। राइट्स इशू का मतलब होता है कि जो भी मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, मैं उनको एक राइट दे रहा हूं कि वो मेरा शेयर जो है कम दाम पर ले ले,
जैसे मान लीजिए रिलायंस ने हाल ही में अपना राइट्स इशू निकाला था और उसने बोला था कि जिस भी शेयर होल्डर के पास मेरे 15 शेयर पड़े हैं, मेरी कंपनी के यानी कि रिलायंस के 15 शेयर पड़े हैं, उसको मैं राइट देता हूं कि वो एक शेयर और अप्लाई कर सकता है। और सपोज कीजिए कि उस टाइम शेयर का रेट चल रहा था रिलायंस का 1500-1600 के आसपास, लेकिन रिलायंस ने ऑफर दिया कि जो भी अगर राइट अपना एग्जीक्यूट करता है तो उसके लिए मैं अपना शेयर का प्राइस लेकर आ रहा हूं, वो ला रहा हूं 1200 रुपए। यानी कि अगर मेरे पास मार्केट में उस शेयर की वैल्यू चल रही है 1600 रुपए, मेरे पास उस कंपनी के 15 शेयर पड़े हैं, तो मैं उस एक्स्ट्रा एक शेयर के लिए अप्लाई कर सकता हूं। और मुझे उस एक्स्ट्रा एक शेयर के लिए अगर मैं मार्केट से उठाऊंगा तो मुझे 1500-1600 जो भी उसका मार्केट रेट चल रहा है वो पे करना पड़ेगा। बट अगर मैं राइट्स इशू में अप्लाई करता हूं ना, तो मुझे वो शेयर 1200 रुपए का मिलने वाला है। लेकिन ये इन्वेस्टर्स को ना सोच समझकर इसमें राइट्स इशू में पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ राइट्स इशू में जो आपको कुछ डिफरेंस, जो अमाउंट का डिफरेंस है वो बेनिफिट पाने के लिए आप ये ना हो कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर लें। आपको सिर्फ उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जैसे बोनस में तो होता है कि हमारे को किसी भी एक शेयर, एक्स्ट्रा शेयर के लिए कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना, लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी भी एक्स्ट्रा शेयर को लेना चाहते हो तो उसके लिए, जैसे हमने रिलायंस का केस लिया, तो उसमें आपको 1200 रुपए देने पड़ेंगे। और सपोज कीजिए कि आपको जो भी ये 200-300 रुपए का फायदा होने वाला है, सिर्फ उसके लिए आपने राइट्स इशू में अप्लाई किया ना, तो ये बेवकूफी वाली बात भी हो सकती है। क्या पता वो कंपनी ऐसी हो ही ना, और जब तक उसके राइट्स इशू का जो रिकॉर्ड डेट होगी, ये सब चीजें जब तक फुलफिल होंगी, तब तक क्या पता उस शेयर के रेट जो है इतने गिर जाए कि आपको नेट में वैसे ही नुकसान हो जाए। सो आपको इस केस में जब भी आपको राइट्स इशू के लिए अप्लाई करना है ना, आपको उस कंपनी से, उस कंपनी के काम से, उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से, उस कंपनी के फाइनेंशियल से अच्छी तरह कन्विंस होना चाहिए, तभी आपको उसमें उस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में ना उस चीज का नुकसान ना हो। चलो ये तो रिलायंस थी जिसने हमारे को राइट्स इशू दिया, तो इसमें हम उठा भी सकते हैं, क्योंकि पता है कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, टॉप की कंपनी है, तो इसलिए हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान लो कोई भी कंपनी आती है XYZ, वो कहती है कि मेरा शेयर अभी मार्केट में चल रहा है 500 रुपए, लेकिन मैं राइट्स इशू देती हूँ और जिस भी इन्वेस्टर के पास, जिस भी शेयर होल्डर के पास मेरे 5 शेयर पड़े हैं, मैं उसे 2 एक्स्ट्रा शेयर्स का राइट देती हूँ, और वो 2 शेयर्स के लिए उसे सिर्फ 100 रुपए देने पड़ेंगे। अब अगर आपने मान लो इस केस में लालच कर लिया ना, तो हो सकता है कि उसके फाइनेंशियल्स इतने बेकार हो, कुछ भी ना हो उसकी फाइनेंशियल्स में, लेकिन आपने सिर्फ वो 400 रुपए पर शेयर के बेनिफिट के चक्कर में आपने उसके 5 शेयर खरीद लिए। अब 5 तो यहाँ खरीद लिए, फिर 2 के लिए आपने अप्लाई भी कर दिया, टोटल हो गए 7 शेयर। जब तक इस चीज की सेटलमेंट हो, मान लो क्या पता वो 500 रुपए का शेयर जो है आपको 50 रुपए में देखने को मिल जाए। तो आपको इन शॉर्ट, इन केसेस में जो है, जब तक कंपनी अच्छी फाइनेंशियली साउंड नहीं होती ना, तब तक आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको भारी भरकम लॉस भी देखने को मिल सकता है। अब 5th और लास्ट जो हमारा कॉर्पोरेट एक्शन आता है वो है हमारा बायबैक का। अब बायबैक में क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है, कंपनी अपने ही शेयर्स में दोबारा इन्वेस्ट करेगी, अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ा ले। मान लो जैसे अभी TCS ने अपना बायबैक का ऑफर ला रखा है, उसकी डेट थी, एक्स डेट जो थी वो थी अराउंड 20 या 21 फरवरी की थी, और उसके बाद उसकी जो रिकॉर्ड डेट थी वो थी 23 या 24 फरवरी की, जो भी उसके हिसाब से सेटलमेंट बैठती है। तो उसमें अगर किसी के पास सपोज करो 24 फरवरी तक TCS का शेयर है, तो वो अपने शेयर जो है बायबैक में लगा सकता है। अभी मार्केट में रेट चल रहा है TCS का लगभग 3500-3600 के आसपास, और बायबैक के लिए उसने रेट लगाया है 4500 रुपए, यानी कि 4500 का वो शेयर जो है कंपनी अपने शेयर होल्डर से वो शेयर्स खरीद लेगी 4500 के रेट पर। और अभी आपका जो रेट चल रहा है, अगर आप मान लो मार्केट में बेचने जाते हो, तो उस शेयर का रेट चल रहा है 3600 रुपए के आसपास, तो आपको डायरेक्टली 900 रुपए का फायदा होने वाला है। अब बायबैक के पीछे कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला होता है अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को पर कैपिटल, जो पर शेयर बेसिस पर है, उसको इंप्रूव करना, या फिर दूसरा होता है उसमें अपने शेयर्स को, अपनी कंपनी के शेयर्स को जो है कंसोलिडेट करना। तीसरा उसका बेनिफिट आता है कि अपने जो प्रमोटर्स हैं उनको अपनी कंपनी पर इतना बिलीव है, इतना विश्वास है कि वो अपनी जो शेयर होल्डिंग है ना उसको ज्यादा करना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है उन्हीं कंपनी के प्रमोटर्स को हो। फोर्थ इसका बेनिफिट होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कंपनी के शेयर्स ले ले, ताकि और कोई इस कंपनी को टेक ओवर ना कर ले। मान लो कि रिलायंस वाला TCS के अगर शेयर ले ले, ज्यादा शेयर ले ले, तो फिर तो रिलायंस वाले ने उसको टेक ओवर कर लिया। इसलिए TCS जो है अपना बायबैक ला रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर जो है ना उसी के कंपनी के ओनर्स के पास ही हो। और पांचवा और मेन रीजन ये भी हो सकता है कि अपने शेयर्स के प्राइस को जो है वो मार्केट में, मान लो मार्केट अभी फिलहाल, जैसा आपको पता है कि अभी फिलहाल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है,
तो उस गिरावट से बचने के लिए जो है कंपनी चाहती है कि टीसीएस के शेयर में जो है ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें और वो बायबैक का फायदा उठाएं। और इससे क्या होता है, उनका शेयर जो है वो कम से कम गिरता है, क्योंकि जितनी ज्यादा बाइंग होगी उतना ही शेयर का प्राइस जो है ऊपर जाएगा या नीचे कम गिरेगा। तो इसीलिए वो गिरती हुई मार्केट में अपने शेयर के प्राइस को स्टेबल रखने के लिए ये बायबैक लेकर आ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कंपनी अपना बायबैक अनाउंस करती है, यानी कि वो अपनी कंपनी के काम के ऊपर जो है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और ये एक पॉजिटिव चीज होती है किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग, अगर वो कंपनी अपने ही शेयर्स का बायबैक लेकर आ रही है तो ये थे दोस्तों कुछ बेसिक चीजें जिसमें हमने सीखा कि बिहाइंड द सीन्स मार्केट में क्या चीजें चलती हैं। उसके अलावा हमने ये देखा कि कॉर्पोरेट एक्शंस का क्या क्या फर्क पड़ता है, कॉर्पोरेट एक्शंस किस किस टाइप के होते हैं, जैसे बायबैक हो गया, राइट्स इशू हो गया, बोनस हो गया, स्प्लिट हो गया, डिविडेंड्स हो गए। ये सब चीजों के बारे में हमने आज की वीडियो में डिटेल में बात करी है। तो अगर आपको किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी पॉइंट में, किसी भी टर्म में आपको कोई दिक्कत आती है ना, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर क्वेश्चन, हर क्वेरी को सॉल्व करने की और आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन में ना रखने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप किसी भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है नेक्स्ट जो भी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आएगा वहां से हम टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप इन सीरीज को जो है, अगर अभी तक आपने कोई भी वीडियो मिस करी है या किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत आई है तो आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से या उस कंसेप्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो से आप इस सीरीज के साथ बने रह सकते हैं। आपको काफी सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, सारी चीजें आपको इस सीरीज में जो है समझ आने वाली है। तो टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड आपको सारी चीजें मार्केट शास्त्र की नेक्स्ट वीडियो से आपको समझने, सीखने को और देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार राजा आपसे लेता हूं इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।